10 ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, उसके बाद पछताए और फिर कांग्रेस में वापस लौट आए। इनकी कहानियां किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। नंबर 10, जयंती नटराजन। जनवरी 2015 की बात है। कांग्रेस की एक बड़ी नेता ने पार्टी छोड़ते हुए एक खुला पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे आरोप लगाए। यह नाम था जयंती नटराजन। तमिलनाडु से आने वाली जयंती नटराजन कांग्रेस की पर्यावरण मंत्री थी। उनका कहना था कि राहुल गांधी के कार्यालय में से उन्हें बड़ी परियोजनाओं को रोकने का दबाव दिया जाता था और जब इस रुकावट से देश में हंगामा हुआ तो सारा दोष उनके सिर पर डाल दिया गया। मतलब गलती किसी और की, सजा इन्हें। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, पार्टी छोड़ी और 2016 में भारतीय जनता पार्टी में चली गई। अब एक मिनट रुको और सोचो, जब आप किसी पार्टी को सार्वजनिक रूप से कोसकर दूसरी पार्टी में जाते हो तो नई पार्टी आपको अपनाती तो है, लेकिन कभी पूरी तरह भरोसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप एक बार ऐसा कह चुके हो। भाजपा ने जयंती नटराजन को ना कोई बड़ा पद दिया, ना चुनावी टिकट। धीरे धीरे उनकी राजनीतिक पहचान खत्म होती गई और अंत में उन्हें वापस कांग्रेस की ओर ही लौटना पड़ा। जिस पार्टी को छोड़ते वक्त राहुल गांधी पर आरोप लगाए थे, उसी पार्टी में वापसी। राजनीति में नाराजगी में लिए गए फैसले अक्सर बाद में पछतावे का कारण बनते हैं। लेकिन अगला नेता और भी दिलचस्प है। उन्होंने 15 साल तक एक अलग पार्टी में बिताए और फिर महसूस हुआ कि बिना कांग्रेस के उनकी असली पहचान कुछ नहीं। नंबर 9, तारिक अनवर। 1999 का साल, कांग्रेस के भीतर एक बड़ा तूफान आया। शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर, इन तीन नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर सवाल उठाया। इसके बाद तीनों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया और फिर इन्हीं तीनों ने मिलकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा बनाई। तारिक अनवर बिहार के जाने माने नेता थे। कांग्रेस में उनकी अच्छी पकड़ थी। लगा होगा नई पार्टी में नई शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या थी। राकांपा की असली ताकत महाराष्ट्र तक सीमित रही। बिहार में, पूरे उत्तर भारत में इस पार्टी की कोई मजबूत जड़ें नहीं बन पाई। तारिक अनवर का नाम तो था, लेकिन पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं। और 15 साल बाद 2014 में उन्होंने राकांपा छोड़ दी और वापस कांग्रेस में आ गए। 15 साल, जब कोई इंसान 15 साल बाद अपनी पुराने घर में वापस आता है तो घर वैसा नहीं होता जैसा छोड़ा था, और वो इंसान भी वैसा नहीं रहता। दोनों तरफ बहुत कुछ बदल चुका होता है। तारिक अनवर की वापसी हुई, लेकिन वो रुतबा जो 1999 से पहले था वो कभी वापस नहीं आया। आगे नंबर 8 पर एक ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, एक पूरी नई पार्टी खड़ी कर दी। शुरुआत में बड़ी कामयाबी भी मिली, लेकिन अंत में सब कुछ उसी पुराने घर में समा गया। नंबर 8 है जी.के. मूपनार। तमिलनाडु 1996। कांग्रेस के दो सबसे बड़े तमिल नेताओं ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। इनमें से एक थे जी.के. मूपनार, तमिलनाडु कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, दशकों की मेहनत से बनाई गई पहचान। नाराजगी की बजाय थी कांग्रेस का वह फैसला जिसमें पार्टी ने तमिलनाडु में द्रमुक के साथ गठजोड़ किया था। मूपनार को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि यह तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा है। तो उन्होंने पी चिदम्बरम के साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाई, तमिल मनीला कांग्रेस। और 1996 के आम चुनाव में इस नई पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पार्टी जीती, सरकार में हिस्सेदारी मिली, लेकिन राजनीति में शुरुआती सफलता हमेशा टिकती नहीं। 1999 तक पार्टी की ताकत कमजोर पड़ने लगी और उसी साल तमिल मनीला कांग्रेस का कांग्रेस में पूरी तरह विलय हो गया। मूपनार ने अपनी पार्टी को वापस उसी घर में जाते देखा जिस घर से वो नाराज होकर निकले थे, और दुखद बात यह है कि 2001 में उनका निधन हो गया। उस वापसी के फल वो खुद नहीं देख पाए। अगले नंबर पर केरल का एक ऐसा शेर है जो अपने राज्य की राजनीति पर दशकों राज करता रहा, लेकिन जब कांग्रेस छोड़ी तो वो पूरी ताकत हमेशा के लिए चली गई। नंबर 7, के करुणाकरण। केरल में एक नाम था जो खुद ही एक संस्था था। के करुणाकरण केरल के 2 बार मुख्यमंत्री, केरल कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता। इनका दबदबा था कि कहा जाता था केरल की कांग्रेस यानी करुणाकरण, लेकिन उम्र के साथ पार्टी के भीतर उनकी पकड़ ढीली होने लगी। ओमन चांडी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी में अपनी जगह बना ली। करुणाकरण को लगा जो घर उन्होंने खुद बनाया था उसी घर में उन्हें एक कोना दे दिया गया। 2004 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, डेमोक्रेटिक इंदिरा कांग्रेस। अब यहाँ एक जरूरी बात गौर करो, पार्टी के नाम में इंदिरा कांग्रेस रखा, यानी खुद को ही असली कांग्रेस बताने की कोशिश। जनता से कह रहे थे देखो असली कांग्रेस तो हम हैं, लेकिन केरल की जनता ने यह नहीं माना। पार्टी चली नहीं। जो रुतबा दशकों की मेहनत से बना था वो कांग्रेस की छाया में था, उस छाया के बाहर वो रुतबा बेकार साबित हुआ। 2010 में करुणाकरण का निधन हो गया। केरल के सबसे ताकतवर कांग्रेसी नेता की जिंदगी का अंत अकेले में हुआ। अगले नंबर पर एक ऐसे नेता जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 89 साल की उम्र में भी पार्टी बदल रहे थे। यह सुनकर आप हंसेंगी भी और हैरान भी होंगे। नंबर 6, एन.डी. तिवारी। अगर भारतीय राजनीति में कोई एक नेता था जो कभी थकता ही नहीं था तो वे थे नारायण दत्त तिवारी। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। 2 अलग अलग राज्यों
के मुख्यमंत्री एक ही इंसान। यह बात ही बता देती है कि वो कितने बड़े नेता थे। लेकिन इनकी राजनीतिक यात्रा में कई मोड़ आए। समय समय पर उन्होंने कांग्रेस से अलग रास्ते आजमाए, अलग अलग राजनीतिक समूहों के साथ जुड़े, लेकिन जब भी कांग्रेस की जरूरत महसूस हुई वो लौट आए हर बार। 2009 में कांग्रेस की सरकार ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया। यह उनकी लंबी वफादारी का इनाम था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2014 में जब उनकी उम्र 89 साल थी, उन्होंने एक बार फिर पार्टी बदली और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। 89 साल की उम्र में पार्टी बदलना, आम आदमी 89 साल में घर से बाहर निकलना छोड़ देता है, और यह महाशय राजनीतिक दांव चल रहे थे। 2018 में उनका निधन हो गया। उनकी पूरी यात्रा एक सीख देती है, कांग्रेस में रहते हुए जो ऊंचाई मिली उससे बड़ी ऊंचाई बाहर कभी नहीं मिली। नंबर 5 पर एक ऐसे नेता की बारी है जिन्होंने राजीव गांधी को चुनौती दी, लेकिन वापस आने के बाद उनके करियर का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हुआ। नंबर 5, अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नाम था जो ताकत का पर्याय था। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े स्तंभ, इंदिरा गांधी के करीबी। लेकिन 1980 के दशक के अंत में राजीव गांधी से उनके मतभेद इतने गहरे हो गए कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। वो बीपी सिंह के आंदोलन के करीब आ गए। अब सोचो, जो आदमी दशकों से कांग्रेस में था, इंदिरा जी का विश्वास पात्र था, वो अचानक कांग्रेस विरोधी आंदोलन के पास नजर आने लगा। लेकिन कांग्रेस के बाहर अर्जुन सिंह वैसे नहीं चमके जैसे पार्टी के अंदर चमकते थे, और जब कांग्रेस ने वापस बुलाया वो लौट आए। इसके बाद शुरू हुआ उनके करियर का सबसे यादगार दौर। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में वो मानव संसाधन विकास मंत्री बने, और 2006 में उन्होंने केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लागू किया। यह भारत की सबसे बड़ी नीतिगत घटनाओं में से एक थी। अगर वो कांग्रेस नहीं लौटते तो शायद यह फैसला कभी नहीं होता। 2011 में उनका निधन हो गया। अगले नंबर पर एक ऐसी कहानी है जिसमें पिता और बेटे का बहुत दिलचस्प तुलनात्मक पहलू है। पिता ने कांग्रेस छोड़ी और वापस आए, लेकिन बेटा अभी तक नहीं लौटा। नंबर 4, माधवराव सिंधिया। ग्वालियर का शाही खानदान देश के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवारों में से एक। माधवराव सिंधिया कांग्रेस के सबसे चमकदार नेताओं में से एक। नागरिक उड्डयन मंत्री, रेल मंत्री, पार्टी में बड़ा रुतबा। लेकिन 1994 में उनके और कांग्रेस के बीच मतभेद इस कदर बढ़ गए कि उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। गुना से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा और जीते भी। अब सोचो, पार्टी के बिना सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीतना यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अकेले जीतना और अकेले राजनीति करते रहना, यह दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। राजनीति में अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। ना पार्टी की ताकत, ना पार्टी का नेटवर्क, ना सामूहिक समर्थन। 1995-96 में माधवराव सिंधिया कांग्रेस में वापस लौट आए। वापस आने के बाद पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया, करियर फिर पटरी पर आया। लेकिन 2001 में एक विमान दुर्घटना में उनका असमय निधन हो गया। पूरे देश ने शोक मनाया। और अब जरा इस बात पर ध्यान दो, उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। पिता ने कांग्रेस छोड़ी और वापस लौटे। बेटा अभी भी बाहर है, आगे क्या होगा यह वक्त बताएगा। नंबर 3 पर अब एक ऐसी कहानी है जिसमें 47 विधायक, एक ऐतिहासिक शहर और इतना बड़ा राजनीतिक नाटक है कि आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 3, शंकर सिंह वाघेला। 1995 गुजरात। कांग्रेस के एक बड़े नेता को लगा कि पार्टी में उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। उनका नाम था शंकर सिंह वाघेला। गुजरात में सब उन्हें प्यार से बापू बुलाते थे। अब बापू ने जो किया वो भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कांग्रेस में के 47 विधायकों को लेकर मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचा दिया। खजुराहो जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस पूरे नाटक को राजनीति में खजुराहो कांड के नाम से जाना जाता है। भारत में यह उन शुरुआती घटनाओं में से एक थी जब विधायकों को पार्टी के दबाव से बचाने के लिए दूसरे राज्य ले जाया गया। इसके बाद वाघेला ने अपनी अलग पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से 1996 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। जरा सोचो, कांग्रेस के नेता भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री। राजनीति में ऐसे अजीब मेल भी होते हैं। लेकिन यह सरकार ज्यादा देर नहीं चली और आखिरकार वाघेला कांग्रेस में वापस आ गए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि 2017 में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस छोड़ दी। कुछ नेताओं की आदत बदलती ही नहीं। नंबर 2 पर अब एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वित्त मंत्री भी बने, लेकिन जब कांग्रेस में वापस लौटे तो करियर और भी ऊंचाई पर चला गया। नंबर 2, पी चिदम्बरम। 1996 तमिलनाडु। पी चिदम्बरम और जी के मूपनार दोनों ने मिलकर कांग्रेस को अलविदा कहा और एक नई पार्टी बनाई, तमिल मनीला कांग्रेस। बजाय कांग्रेस का द्विमुख के साथ गठजोड़ जो उन्हें मंजूर नहीं था। और 1996 के चुनाव में यह नई पार्टी बड़ी सफल रही। जब एच.डी. देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार बनी, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बन गए। अब लग रहा होगा कि कांग्रेस छोड़ना फायदे का सौदा निकला। थोड़ा रुको, 1998 में सरकार गिरी, पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1999 में तमिल मनीला कांग्रेस का कांग्रेस में पूरी तरह से विलय हो गया
और अब देखो असली खेल। 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। चिदम्बरम इस बार कांग्रेस के नेता के रूप में वित्त मंत्री बने। 2004 से 2008 तक वित्त मंत्री, फिर 2008 में गृह मंत्री बने। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमले हुए। उसके बाद देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से खड़ा करने की जिम्मेदारी जिस इंसान पर थी वो पी चिदम्बरम थे। कांग्रेस में वापसी के बाद उनका करियर और ऊंचाई पर गया। अगर 1999 में वापस ना आते तो शायद यह ऊंचाई कभी नहीं मिलती। और अब वो नंबर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। नंबर एक ऐसा नेता जिसे उसकी ही पार्टी ने किनारे कर दिया, जो टूटकर बाहर चला गया लेकिन फिर वापस आया और इस देश का राष्ट्रपति बना। नंबर एक, प्रणब मुखर्जी। 1984 इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। देश सदमे में था। कांग्रेस को एक नए नेता की जरूरत थी और उस वक्त कांग्रेस के सबसे अनुभवी, सबसे तेज दिमाग वाले और सबसे भरोसेमंद नेता थे प्रणब मुखर्जी। वो इंदिरा जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक थे, वित्त मंत्री, पार्टी की असली रीढ़। कई लोगों का मानना था कि देश का अगला प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी को ही होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नया नेतृत्व, नया दौर, यह समझ में आता है, लेकिन राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी को अपनी सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया। वो इंसान जो सालों से देश की अर्थव्यवस्था चला रहा था, जिसने इंदिरा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश संभाला था, उसे अचानक से किनारे कर दिया गया। यह कल्पना करो, तुम किसी संस्था में 20 साल से हो, सबसे अनुभवी हो, सबसे काबिल हो और एक दिन नया मुखिया आकर तुम्हें एक कोने में बैठा देता है। वो दर्द कैसा होता होगा। प्रणब दा के साथ यही हुआ। 1986 में उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी एक नई पार्टी बनाई। बंगाल में सक्रिय रहे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह पार्टी कोई बड़ा असर नहीं छोड़ सकी। और यह सबसे जरूरी बात सुनो, जब आप दशकों से किसी बड़े संगठन के साथ होते हो तो आपकी पहचान उस संगठन से जुड़ी होती है। अकेले उस संगठन के बाहर वो पहचान उतनी काम नहीं आती। प्रणब दा यह बात समझ गए। 1989 में राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी के बीच सुलह हुई। प्रणब दा कांग्रेस में वापस आए और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास की किताबों में दर्ज है। नरसिम्हा राव की सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, फिर विदेश मंत्री। मनमोहन सरकार की पहली सरकार में रक्षा मंत्री, दूसरी सरकार में विदेश मंत्री, फिर एक बार वित्त मंत्री और फिर 2012 में प्रणब मुखर्जी इस देश के राष्ट्रपति बने। वो इंसान जिसे 1984 में कोने में बैठा दिया गया था, वो 2012 में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठा। जिस पार्टी को छोड़ा गया था, उसी पार्टी ने उसे राष्ट्रपति भवन पहुंचाया। 2020 में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, लेकिन उनकी यात्रा एक बात हमेशा के लिए सिखा गई। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो होती है जो क्रोध में ली जाती है। प्रणब दा ने क्रोध में छोड़ा जरूर, लेकिन अहंकार में नहीं रहे। वापसी का रास्ता खुला रखा और इसलिए वो इतिहास बन गए।